इंडोनेशिया से जो हाल में तस्वीरें आई और खबरें, वो वाकई चौंकाने वाली थी। हाँ बिल्कुल। पूर्वी नुसा तेंगारा प्रांत में माउंट लेवोटोबी लाकी लाकी ज्वालामुखी एकदम से फट पड़ा जी। और मतलब सोचिए, राख और धुएं का ऐसा जबरदस्त गुबार कई किलोमीटर ऊपर आसमान में, सामान्य जीवन जैसे थम सा गया वहाँ। हाँ। आज हमारे पास जो भी जानकारी है, जो स्रोत हैं, उनकी मदद से हम कोशिश करेंगे कि इस घटना को ठीक से समझें कि हुआ क्या और इसका क्या मतलब है। हाँ, और ये घटना हमें इंडोनेशिया की जो खास भूगर्भीय स्थिति है उसकी याद दिलाती है। ये देश, जैसा हम जानते हैं, रिंग ऑफ फायर यानी अग्नि वलय पर है। हाँ, वो तो है, जो दुनिया का सबसे सक्रिय भूकंपीय और ज्वालामुखीय क्षेत्र माना जाता है। तो आज हम इसी विस्फोट पर, इसके जो फौरी नतीजे हुए और जो बड़ा संदर्भ है उस पर बात करेंगे। ठीक है, तो ये जो विस्फोट हुआ, वहाँ असल में देखने को क्या मिला, जानकारी क्या कहती है? तो देखिए, स्रोतों के मुताबिक राख का जो गुबार था वो आसमान में करीब 1.5 किलोमीटर, मतलब लगभग 5000 फीट तक ऊंचा उठा। 1.5 किलोमीटर, ये तो बहुत ज्यादा है। जी हाँ, काफी ऊंचा। और अधिकारियों ने फिर फौरन खतरे का स्तर बढ़ाया, उसे उच्चतम यानी लेवल 4 कर दिया। लेवल 4 मतलब सबसे ज्यादा खतरनाक? हाँ बिल्कुल। और ज्वालामुखी के आसपास का जो इलाका है, शायद 2 से 3 किलोमीटर का दायरा, उसमें किसी के भी जाने पर रोक लगा दी गई। और लोगों को निकाला भी गया होगा? हाँ, लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाने का काम भी तुरंत शुरू हो गया था। अच्छा। और सिर्फ यही नहीं, राख गिरने की चेतावनी भी थी, जो आसपास के गांव और कस्बों के लिए एक बड़ा खतरा है। हाँ, वो राख तो सांस लेने में भी दिक्कत करती होगी। बिल्कुल। और साथ ही लहर का खतरा भी बताया गया। लहर, ये क्या चीज है? ये असल में ज्वालामुखी का मलबा, राख, पत्थर और पानी का एक तेज बहाव होता है, कीचड़ जैसा। अगर भारी बारिश हो जाए विस्फोट के बाद, तो ये बहुत तेजी से घाटियों में बहता है और बहुत विनाशकारी हो सकता है। अच्छा, तो ये भी एक खतरा था? जी। और स्रोत बताते हैं कि प्रशासन इन सब खतरों से निपटने के लिए तैयार था। और इसका जो सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा असर पड़ा, वो तो हवाई यातायात पर था। ऐसा क्यों? ये राख विमानों के लिए इतनी खतरनाक क्यों होती है? देखिए, ज्वालामुखी की जो राख होती है ना, वो असल में चट्टान, खनिज और कांच के बहुत ही महीन, मतलब बारीक कणों से बनी होती है। कांच के कण? हाँ, बहुत छोटे। तो जब ये कण विमान के जेट इंजन में जाते हैं, जहाँ तापमान बहुत ज्यादा होता है, तो ये पिघल जाते हैं इंजन के अंदर? हाँ, और फिर वो इंजन के अंदरूनी हिस्सों पर, टरबाइन ब्लेड्स पर जम जाते हैं, एक परत बना लेते हैं। इससे इंजन की शक्ति कम हो सकती है या वो पूरी तरह फेल भी हो सकता है। अरे बाप रे, ये तो बहुत खतरनाक है। बहुत ज्यादा। और सिर्फ इंजन ही नहीं, ये कॉकपिट की खिड़कियों को भी घिस सकती है, जिससे पायलट को देखने में दिक्कत हो। विमान के जो सेंसर्स होते हैं, उनको भी खराब कर सकती है। अच्छा, इसीलिए फिर फौरन उड़ानें रोक दी गईं। बिल्कुल, सुरक्षा सबसे पहले। जैसे ही इतना बड़ा राख का... स्रोतों में एक बात कही गई है कि ये अकेला नहीं है, ये एक जुड़वां ज्वालामुखी सिस्टम का हिस्सा है। इसका क्या मतलब हुआ? हाँ, ये दिलचस्प है। इसका एक साथी ज्वालामुखी है पास में ही, जिसका नाम है माउंट लेवोटोबी पेरिम्पुआना। हाँ, लाकी लाकी का मतलब होता है पुरुष और पेरिम्पुआना का मतलब महिला। तो ये 2 ज्वालामुखी काफी पास पास है और भूगर्भीय रूप से जुड़े हो सकते। क्या पहले भी इसके फटने से इतनी उड़ानें वगैरह प्रभावित हुई थी? पुराने समय में शायद हवाई यातायात इतना नहीं था, तो उसका रिकॉर्ड शायद ना मिले। लेकिन हाँ, स्थानीय स्तर पर तो असर पड़ा ही होगा। फसलें खराब हुई होंगी, लोगों के स्वास्थ्य पर असर पड़ा होगा, शायद लोगों को घर भी छोड़ना पड़ा हो। और वही मैग्मा फिर ज्वालामुखी बन के बाहर आता है? हाँ, वही मैग्मा सतह पर आकर ज्वालामुखी बनाता है। और इंडोनेशिया में अनुमान है कि 120 से भी ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी हैं। 120 से ज्यादा? दुनिया में सबसे ज्यादा? हाँ, दुनिया में सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी इंडोनेशिया में ही है। ये बस इस इलाके की भूगर्भीय सच्चाई है। तो लेवोटोबी लाकी लाकी का ये विस्फोट उतना बड़ा तो नहीं है? नहीं, उतना बड़ा तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये छोटी घटनाएं भी हमें उन बड़ी भूगर्भीय शक्तियों की याद दिलाती हैं। और ये भी कि हमें लगातार निगरानी और तैयारी रखनी होगी। क्रकटुआ के बाद ही सुनामी चेतावनी सिस्टम पर ज्यादा ध्यान दिया गया। हर घटना कुछ सिखाती है। तो कुल मिलाकर लेवोटोबी लाकी लाकी का ये ताजा विस्फोट, ये हमें एक बार फिर दिखाता है कि प्रकृति कितनी शक्तिशाली है और इंडोनेशिया जैसी जगहें जो भूगर्भीय रूप से इतनी सक्रिय हैं, वहाँ क्या चुनौतियां हैं। हाँ। स्रोतों से ये तो साफ है कि निगरानी कितनी जरूरी है, तैयारी कितनी जरूरी है,
खासकर हवाई यात्रा के लिए और स्थानीय लोगों की सुरक्षा के लिए। बिल्कुल, और ये हमें गहरे सवाल पर भी सोचने को मजबूर करता है। भविष्य में ऐसी घटनाओं के असर को और कम करने के लिए क्या किया जा सकता है? टेक्नोलॉजी कैसे मदद कर सकती है? ये एक लगातार चलने वाली चुनौती है।